हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब सवाल ये उठता है इस वीडियो के जरिए आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह पढ़ा था, डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है ये हमने पढ़ा था। अब इसके कई पहलू हैं, जैसे आउटकम्स की बात हम करते हैं तो इस लोकतंत्र जिसको हम लोग डेमोक्रेसी इंग्लिश में कहते हैं, इसके कई पहलू होते हैं। जैसे क्या समाज में एक समान लोगों के साथ ट्रीटमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या सरकारों द्वारा दी गई योजनाओं का फल सभी वर्ग तक इक्वली पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, क्या दिए गए लाभ पूरी तरह से हर एक व्यक्ति तक, हर एक आदमी तक वो पहुंच रही है कि नहीं, क्या लोगों को कहीं भी रहने, जीने, खाने, कमाने का अधिकार मिल रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके साथ किसी प्रकार का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या फेशियल डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ किया जा रहा है। ये कई पहलुओं को लेकर के डेमोक्रेसी कि उन विभिन्न मुद्दों को चर्चा करने के लिए इस चैप्टर को क्लास 10th में लाया गया। इसके दो पहलू ये भी हैं कि जब हमने ये जान लिया कि डेमोक्रेसी क्या है, जब हम ये कहते हैं जहाँ लोगों का राज होता है, जहाँ लोग राज करते हैं, जहाँ हमारे आपके बीच में से कॉमन आदमी आता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक बन करके हमारी चीज़ों को लेकर के आगे तक जाता है, हमारे विचारों को संसद भवन में प्रस्तुत करता है, तो ये तो एक पहलू हो गया कि जहाँ पे हम डेमोक्रेसी में ये सोच सकते हैं। मैं आपको पढ़ाते वक्त सोच सकता हूँ, हो सकता है भाई लग कुछ ऐसा हो जाए कि 10-20 साल 25 साल में कहीं मैं भी कहीं का किसी जगह का बड़ा नेता बनने वाला, कि ऐसा कोई चॉइस नहीं है। फिर भी अगर इस तरह से होता है तो मैं आपके ही बीच का एक आम आदमी आपको कहूँगा हाँ यार इनसे तो मैं पढ़ता था। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हुए हमारे देश में, कई प्रेसिडेंट और ऐसे कई बड़े नेता हुए जो इनका एकेडमिक बैकग्राउंड जो है एज अ टीचर रहा है, तमाम चीज़ें। तो अब हम डेमोक्रेसी को तो समझ गए कि एक आम आदमी भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो हमारे सब्जेक्ट्स में हमें अंदर तक झकझोर के रखते हैं कि क्या जेंडर बायस जैसी चीज़ें भी हैं, क्या जेंडर स्टीरियोटाइपिंग भी है, क्या इनइक्वालिटी की भावना है, क्या योजनाओं को पहुंचने से पहले इतने सारी फेजेस को क्रॉस करना पड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ दिस चैप्टर इन न्यू स्टाइल विद सम कॉमेडी एंड फनी एग्जाम्पल्स। ओवरव्यू में यही है, बताने की जरूरत नहीं है। लास्ट में ये कुछ लाइन्स है जहाँ पर आप समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी के उन पहलुओं, जैसे कि क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट में सरकार कैसी क्वालिटीफुल है कि नहीं है, क्या जातीयता करती है, क्या धर्म के आधार पे बांटती है, क्या लैपटॉप के आधार पे बांटती है, समझ रहे होंगे आप, क्या गन्ने का या किसान के मुद्दों पे बांटती है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। और ख़ास करके चूँकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो कल उत्तर प्रदेश में बीजेपी विजयी हुई, एक पार्टी बेस, एक अच्छी सोच की विजय हुई, तो मैं इस चीज़ को और भी बहुत ज़्यादा तसल्ली से समझा सकता हूँ कि इस चुनाव में डेमोक्रेसी में आपने देखा कि तमाम चीज़ें बताई गई, ये कर देंगे, वो पेंशन ला देंगे, बिजली फ्री कर देंगे। ये अपने बाप के घर से बिजली देंगे, बिजली प्रोडक्शन के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए संसाधन क्या इनके मौसा जी पैदा करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आप आते ही कह देते हो किसानों की बिजली माफ़ कर देंगे तो बस का भाड़ा फ्री कर देंगे, तो जो राज्य सरकार के कोष पे जो बर्डन पड़ेगा उसका जो 5 साल आप रह करके लोगों को फ्री की आदत दिला देंगे, तो अगली सरकार जब आएगी वो विभाग जब घाटा में होगा, जब लाखों करोड़ों हज़ारों रुपए जब घाटा में चले जाएंगे, तो दूसरी सरकार पे जब वो बर्डन पड़ेगा तो आप कहेंगे दूसरी सरकार कोई काम नहीं कर रही है। ये फ्री वाली, मुफ्त वाली विचारधारा हमारी भारतीय राजनीति के लिए एक श्राप की तरह है, जो आने वाले समय में हमारे लिए कहीं ना कहीं गड्ढा खोद रहा है, और उस गड्ढे को कोई और नहीं खोद रहा है, हम खुद फावड़ा ले करके बैठे हैं उस गड्ढे में कि हम भी खोदने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा मज़ा आएगा जब बिजली का बिल नहीं आएगा, पड़ोसी परेशान रहेगा और हम खुश रहेंगे। ऐसी किसी सोच के साथ कि हाँ मुफ्त में किताबें मिलें तो समझ में आता है, मुफ्त में बैग मिले समझ में आता है, मुफ्त में शिक्षा दी जाए समझ में आता है, लेकिन मुफ्त में जब आप लोगों को गाड़ी में घूमने की आज़ादी या लैपटॉप देने की आज़ादी, तो इंसान को कमाने की चाह कम हो जाएगी। इस प्रकार से लोग लोकतंत्र की एक नई परिभाषा गढ़ लेंगे कि यहाँ पे इस जात को वोट दो तो ये मिल जाएगा, इस जात में चले जाओ तो ये हो जाएगा। इस चैप्टर में क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट पे भी हमें जिक्र करना है। दूसरी चीज़ है, इसके बाद हम लोग आते हैं इकोनॉमिक वेलबींग, मतलब हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर हम किस तरह से आर्थिक रूप से संपन्न तरीके से जी रहे हैं या मर रहे हैं या जो भी है। तीसरी चीज़ इनइक्वालिटी, यानी कि असमानता हो तो साफ साफ देखी जा सकती है, जहाँ पे जातिवादिता की लड़ाई होगी वहाँ इनइक्वालिटी तो होगी। सोशल डिफरेंस क्लियर है, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, फिल्म का डायलॉग है, आप सुने ही होंगे। एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइनली फ्रीडम एंड डिग्निटी है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ आती है, आज़ादी और सम्मान की बात। हम अपने देश में आज़ादी का क्या मतलब निकालते हैं? क्या कहीं हम ऐसा मतलब तो नहीं निकालते कि हम अपनी गवर्नमेंट अच्छी खासी चल रही है उसमें रोड़े डालें, समय समय पर हम तमाम जगह पे धरना और आंदोलन करने लगें, सरकार के कार्यों को बाधित करें,
और पोस्ट ऑफिस को जला दें, पुलिस स्टेशन को जला दें, कोर्ट कचहरी में बम ब्लास्ट करें और हम कहें कि हम आज़ादी मांग रहे हैं, क्या ये से आज़ादी कहते हैं? ये देश को बर्बाद करने वाली सोच है। हम अपने देश की डिग्निटी दुनिया के सामने किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं? हमारी डेमोक्रेसी में अगर हमें ये आज़ादी है कि हम अपने विचारों को प्रस्तुत करें, तो कम से कम हमारे विचार इस प्रकार से प्रस्तुत होने चाहिए कि हमारे देश का सम्मान भी बना रहे, हमारे देश की आन बान शान भी बनी रहे। लेकिन कुछ लोग इसको अलग तरीके से आते हैं, रहते ही हैं, कहते हैं कनाडा बड़ा अच्छा है, वहाँ भी ये होता है, तो भाई कनाडा चल जाओ ना, बाप दादा तो उनके जिला नहीं घूम पाए, वो कनाडा का बात करते हैं। न्यूज़ में कभी एक आध बार अमेरिका देख लेंगे तो लगेगा कि जैसे सारे रिश्तेदार उनके अमेरिका में। पहले तो उन लोगों को नक्शा बताया जाए कि वहाँ के लॉ और नियम कैसे हैं। जितनी बदमाशियाँ हमारी डेमोक्रेसी हमें अलाउ करती है, मनबढ़ जिसको हम लोग कहते हैं मनबढ़ लोग हैं, जितने मनबढ़ लोग भारत में उतने विश्व के किसी कोने में नहीं है। यही गाली देंगे और बाद में कहेंगे कि भाई हम ठीक नहीं लग रहा है यार, बड़ा बेकार जगह। तो ऐसी स्थिति में आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में हमें ये भी पढ़ने को मिलेगा कि किस प्रकार से इन मनचले मनबढ़ लोगों का इलाज किया जाए। बुलडोजर बाबा की जय। हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसी आउटकम? हम कैसे आकलन करेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे? डू यू रिमेंबर हाउ स्टूडेंट्स इन मैडम्स लैंग्वेज क्लास आर्ग्यूड अबाउट डेमोक्रेसी? क्या आपको याद है? मुझे खुद ही नहीं याद है, आपको भी याद नहीं होगा। दिस वॉज इन चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9 टेक्स्ट बुक। 9th में हम लोग पढ़े भी थे, डायरेक्ट 10th में गए हम लोग। तो it emerged from that conversation that democracy is better form of government when compared with dictatorship and any other alternative। मजाक की बात थी बच्चों, क्लास 9th के सेकंड चैप्टर में वहाँ पर एक क्लासरूम में टीचर्स और बच्चों में कन्वर्सेशन चल रही थी रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, और वहाँ बच्चा डेमोक्रेसी के विषय में चर्चा कर रहा है कि मैम सर शायद ऐसा है क्या कि ये डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप से अच्छी है, राजतंत्र से अच्छा लोकतंत्र है? हाँ बिल्कुल बात सही है भाई। अभी यहाँ एक राजा होता है तो हमको कहता है सूत, तो सूत जाते हैं यहीं पर माइक को लेके। तो आज ये लोकतंत्र है कि वो कहेगा सूत, तो मैंने कहा है भाई क्यों? मेरी नींद, मेरा आँख, मेरा फेफड़ा, मेरा ऑक्सीजन, आप कौन होते हैं सुतारने वाले? ये हमारा डेमोक्रेसी है जो हमें जीने की आज़ादी देता है, सोचने की आज़ादी देता है। तो जाहिर सी बात है इस तरह का डिस्कशन हो रहा था, बड़ी अच्छी चीज़ थी। तो अब डेमोक्रेसी अच्छा क्यों है? पहला पॉइंट, प्रोमोट्स इक्वालिटी अमॉन्ग सिटीजन्स। हम सभी सिटीजन्स हैं, होली सबके लिए। ऐसा नहीं है कि आप अमीर हैं तो आप किसी भी रंग को खेल सकते हैं और हम गरीब हैं तो हमारे लिए एक रंग रिस्ट्रिक्टेड है कि हम रंग नहीं खेल सकते। या फिर पिचकारी में आप ज़्यादा कलर भर सकते हैं और हम कम कलर भरेंगे क्योंकि हम गरीब हैं, हम एक रोग पे रंग मारेंगे, और आप अमीर हैं तो आप हाथी घर पे खड़ा करा करके उसके सूंड में रंग भरवा करके पूरे मोहल्ला पे रंग करवाएंगे। इसका एक मतलब ये भी है कि इक्वालिटी तो इक्वालिटी। पटाखा जलाते वक्त गरीब आदमी ऐसे नहीं बोलेगा देख हम गरीब हैं तुम थोड़ा धीरे से बजना, और अमीर आदमी ऐसा ना कहे तू तनी जोर से बजना। तो डेमोक्रेसी हमें एक त्योहारों से लेकर के हर चीज़ में, संडे तो सबके लिए ना भाई, ऐसा नहीं कि अमीर कहेंगे मेरा संडे तो 2 दिन का है, गरीब कहेंगे नहीं हम तो संडे 12 घंटा क्योंकि 12 घंटा फिर ठेला चलाना। एक बहुत बड़ी चीज़ है हम सभी के लिए इक्वालिटी। दूसरी, इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान की बात डेमोक्रेसी में होती है। आज एक रिक्शे वाले को भी आप कहते हैं रिक्शे वाले भैया यहाँ चलिए, अगर आप उसे गाली दे करके बुलाते हैं, पलट करके वो आपको गाली देता है तो आप उससे आर्ग्यू नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो भी कर रहा है काम छोटा या बड़ा वो अपने सम्मान के लिए कर रहा है, आपको कोई हक नहीं बनता है आप उसको गाली दें। आप अमीर हैं अपने लिए, गरीब हैं आप अपने लिए। हर व्यक्ति की सम्मान हमें डेमोक्रेसी में सिखाई जाती है कि सड़क पर बैठ करके भीख मांगने वाले का भी सम्मान है, वो भी उसको अपना प्रोफेशन बना के उसको काम कर रहा है। आप दे सकते हो तो दो, अन्यथा उसे गाली देने का अधिकार आपका नहीं है। तीसरा, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली अभी आप देखिए ना, एक मैं हूँ अभी चलते फिरते मुझे मुड़ा यार मुझे तो सांसद बनना, मुझे एमपी बनना। मैंने क्या किया, चुनाव आयोग में गए, अपना नाम वाम रजिस्टर कराया और किसी छाप पर खड़े हो गए, निर्दलीय खड़े हो गए। हम अपने डिसीजन के लिए इंडिपेंडेंट हैं, हम जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा करना चाहते हैं। हमारी डेमोक्रेसी का ये भी एक पहलू है कि हम आज़ाद हैं अपने डिसीजन को लेने के लिए। प्रोवाइड सम मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। अब जाहिर सी बात है ये डेमोक्रेसी है कि कहीं झगड़ा हो गया तो 10 लोग मिल करके बैठते हैं, अरे भैया क्या हो गया, जाने दो यार मत लड़ो, हो गया चलो, बड़ा है छोटा है भाई है दोस्त है मित्र है करके यहाँ पे झगड़े को शांत करें। और अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। आज अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो ये डेमोक्रेसी है, हम हाथ जोड़ के सोशल मीडिया के आगे खड़े हो गए, क्षमा चाहते हैं देश से, क्षमा चाहते हैं देश के लोगों से, सभी विद्यार्थियों से, माताओं से, पिताओं से, भाइयों से, बहनों से कि हमसे ये गलती हो गई, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हम इस तरह की गलती दोबारा नहीं करेंगे। तो ये डेमोक्रेसी ही है जो आपको एक स्पेस देता है गलती करने के बाद गलती सुधारने का। यही चीज़ अगर अरबियन कंट्री में चल जाएंगे, आप गलती करेंगे तो फिर दिल भी गलती कर बैठेगा। आपने गाना सुना ही होगा, तो दोनों लोग गलती करके दोनों लोग साफ हो जाएंगे, इधर दिल करेगा इधर आप करेंगे, दोनों साफ।
वहाँ तो सुनते हैं ना कि कोनो किसी का हाथों पकड़ के चलेगा तो हाथों में काट देते हैं, तो हाथ ऐसे करके रोड पे चलो कि गलती से किसी से उंगली ना छुआ जाए। सुनते हैं कि किसी को देख लो तो आँख फोड़ देते हैं, भाई तो आँख कैसे लेकर के, घोड़ा वोड़ा वाला ऐसे लगा करके चश्मा उश्मा लगा करके, खुद को ना देखो कहीं, खुद को देख ले खुद आँख फोड़ देंगे। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ आप किसी को देखने की आज़ादी नहीं है, किसी को छूने की आज़ादी नहीं है। गलती से कोई छुआ गया तो जिस अंग पे छुआ है वहाँ पर आपको कील ठोक के मार डालेंगे सर। कैसा देश है भाई, उस जगह पर भारत को कितना सुंदर देश है। ठीक है हमारे पास अमेरिका जैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, बड़े बड़े वो नहीं है, लेकिन ठीक है ना यार, अपनी मिट्टी है, सम्मान करो जहाँ जन्म लेते। कहते हैं माँ और मातृभूमि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ होती है। अगर आप माँ को प्यार करते हैं तो अपनी मातृभूमि को प्यार करिए और फिर यहाँ के नियमों से भी प्यार करिए, लोगों का सम्मान करना सीखिए। ये हमारी भारत की डेमोक्रेसी है जो हमें इस तरह का थोड़ा सा संस्कारी बनाती है, दूसरे देश में संस्कार जैसा कोई चीज़ नहीं है। अब चलिए, Are these expectations realized under democracy? When we talk of people around us, most of them support democracy against the other alternative. बहुत सारे लोगों से आप जब अपने बगल में बात करेंगे ना तो वो डेमोक्रेसी को कुछ और अल्टरनेटिव है, जैसे सच एज रूल बाई मोनार्क, मिलिट्री, रिलीजियस लीडर। अब कुछ लोग होंगे तो क्या बे यार डेमोक्रेसी ठीक नहीं, जानते हो तो कट्टर अगर एकदम हिंदू नेता आता ना, मुसलमानों का भुजिया बना करके फेंक देता। पहला तो ये चीज़ आ जाएगा, रिलीजियस नेताओं का आप नाम लेंगे, या फिर मुस्लिम सोच के होंगे एक बार एक मौलाना अगर यहाँ के प्रधानमंत्री बन जाता ना, हिंदू लोटा बंडी और जनेऊ लेकर के जो भागते ना भाई साहब, क्या भागते, मस्त भागते। एक तो ये समस्या है, एक तो आप रिलीजियस सोच के होंगे तो आप हमेशा चाहेंगे कि कोई पंडित या मौलाना इस देश का राजा होता तो वो अपने हिसाब से धर्म को चलाता। अब थोड़े से आप राजशाही परिवार के बाप दादा पहले राजा थे, आप यार राजा रहते तो मस्त रहता। हम लोगों का फोटो होता हर सिक्का पे, हम लोग का फोटो देख करके लोग पैसा नहीं लेता, हम ही लोग को ले लेता दुकान में, पैसे कोई ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि फ़ोटो से बढ़िया हम खुद ही हमको रख ले। अब कुछ लोग मोनार्कियल सोच, कोई लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अंग्रेज़ों का काल बहुत अच्छा था, अंग्रेज़ बड़ा डेवलपमेंट करते थे, नेतवा सब चोर हैं, पहले ही बनते हैं उसी दिन स्कॉर्पियो ले लेते हैं, पहले ही दिन बनते कोई बड़ी गाड़ी से घूमने लगे, बाप दादा बैलगाड़ी से घूमते, 4 व्हीलर से घूमते। दूसरे लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, राजा का तंत्र बहुत अच्छा था, राजा रहते, राजा के लिए प्रजा संतान की तरह थी। तो फिर कुछ ऐसे राजाओं का नाम बताओ जिनके ऊपर में लगान जैसी मूवी बनी है, जो खाली मैच खिलवाते थे, मैच खेलने में अगर हार जाओ तो आपका गेहूँ बोरा सब उठा ले जाते थे। अब आपके घर का सारा अनाज उठा के आपको एक बैट बॉल पकड़ा के धूप में कहते थे जाओ छक्का मारो तो 1 बोरा गेहूँ देंगे। अब वो भी एक राजतंत्र था, तो भाई वो भी सही नहीं था, आदमी को पागल उल्लू बनाया जाता था। एग्जाम्पल्स तो बहुत है, एग्जाम्पल इतना कि चैप्टर में 1 साल तक पढ़ाया जाए, लेकिन फिलहाल इसको जल्दी खत्म भी करना है। But not so many of them would be satisfied with the democracy in practice, so we face a dilemma. Democracy is seen to be good in principle, but felt to be not so good in practice. कहने के लिए डेमोक्रेसी तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आप इस डेमोक्रेसी को प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर के आते हैं तो आपको इसके कई सारे पहलू ऐसे लगते हैं जो आपको तकलीफ पहुंचाते हैं। अब जैसे तकलीफ पहुंचाते कि भाई बोलने को आज़ादी दे दिया, आप वहीं पर बैठे हैं, आप अब किसी जाति विशेष से बिलोंग करते हैं, आप किसी धर्म विशेष से बिलोंग करते हैं, चूँकि डेमोक्रेसी ने आज़ादी दिया किसी को कुछ भी बोलने का, तो आपके सामने आपकी जात को गाली दी जाएगी। अगर आप पलट करके आप जात धर्म के लिए अगर लड़ते हो, आपके सामने भारत को अगर गाली कोई दे रहा है, डेमोक्रेसी ने उनको अलाउ किया कि जिस कंट्री में हो आराम से यहाँ पे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ पर खड़ा होकर के कहे नहीं नहीं मेरी भारत माता, ऐसा क्यों बोले? तो आपका जो दोनों हाथवा नाच रहा है, दोनों हाथवा तोड़ देंगे सब, कहेंगे हमारा मुंह, हमारा फेस, हमारा वर्ड, हम जो मन सो बोले, हम भारत को इंडिया बोले, इंडिया को भारत बोले, तुम्हारा क्या? तो इन प्रैक्टिस ये बुरा है, जितनी नियम कानून बनाए गए। अच्छा आप देखो, हम लोग बचपन से क्लास 6, 7, 8, 9, 10 जब भी पढ़े थे, एनसीईआरटी में एक प्रियम्बल ऑफ इंडिया होता था। वहाँ पर हम लोगों को एनसीईआरटी के पहले 1-2 पन्ने में हम लोगों के आवर राइट्स करके, आवर ड्यूटीज़ एंड आवर राइट्स करके आता था। जितनी ड्यूटीज थी कभी किसी ने नहीं निभाया, राइट्स सबको चाहिए। सड़क पे चलने वाले एक अंधे व्यक्ति को हाथ पकड़ करके रोड पार कराना हमारी ड्यूटी है, क्योंकि वो हमारे देश का सिटीजन है। लेकिन आधे लोग ये कहेंगे कि ओह एक्टिंग कर रहा है, अभी देख रहा है ट्रक आएगा ना, ट्रक के सामने से क्लियर निकल जाएगा, इसमें बेचारा खुद ही ट्रक के नीचे चल जाएगा। ये क्या, ये डेमोक्रेसी का दूसरा पहलू जो इन प्रैक्टिस अच्छा नहीं है। आप जितनी उसकी अच्छाइयाँ उसको छोड़ करके आप उसकी बुराइयों में लगे हैं। इस वजह से प्रिंसिपल वे में तो अच्छा है, लेकिन इन प्रैक्टिकल इट इज क्वाइट बैड। अब देखिए, दिस डायलेमा इनवाइट्स अस थिंक हार्ड अबाउट द आउटकम्स ऑफ, और ये डायलेमा मतलब एक जो
मनोदशा जो बन गई है, इस प्रकार की जो चीज़ें हमें कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के आउटकम्स पे यानी कि उनके अलग अलग पहलुओं पे सोचने पे मजबूर कर देती है। डू यू प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मोरल रीजन? क्या आपके लिए लोकतंत्र सिर्फ सांस्कारिक विषय है? नहीं। और देयर आर सम प्रूडेंशियल रीजंस टू सपोर्ट डेमोक्रेसी टू, या कोई ऐसी रूढ़िवादिता सोच है क्या नहीं आपको डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना है? इसके पीछे का रीजन देखिए, ओवर 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे क्लेम एंड प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। सैकड़ों ऐसे देश हैं जो ये कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, लोकतांत्रिक हैं। दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशंस, उनके पास एक गढ़ी हुई संविधान है। दे होल्ड इलेक्शंस, वहाँ पर चुनाव होते हैं। दे हैव पार्टीज, बहुत सारी पार्टीज होती हैं। दे गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन्स, और वो वहाँ के रहने वाले लोगों के अधिकारों की सुरक्षा की भी बात करते हैं। While these features are common to most of them, these democracies are very much different from each other in terms of their social situations. ये तो बात अलग है, लेकिन इसके अलावा जब वहाँ के सामाजिक पहलू की तरफ हम ध्यान देते हैं तो वहाँ पे हम प्रैक्टिकली कुछ और पाते हैं। प्रैक्टिकली हम कुछ और पाते हैं, वो चीज़ जो कि वास्तविकता में उससे बिल्कुल अलग है। जो एक तरफ तो नेता होता हमसे बात कर रहे हैं, ये देंगे वो देंगे वो देंगे, इसको ऐसे समझिए ना, हम आ गए, मंदिर टूटने नहीं देंगे, मस्जिद हिलने नहीं देंगे, पुजारी मंदिर में परमानेंट घंटा हिलाता रहेगा, अगरबत्ती का दिया कभी बुझेगा नहीं, अगरबत्ती में दिया नहीं होता है, बत्ती होती है। अब इस प्रकार से अलग अलग तरह की चीज़ें कह गई। अब इसके बाद क्या हुआ कि एक चुनाव होता है। चुनाव के बाद जो आपने मैनिफेस्टो तैयार की थी, जनता आते ही पूछ रही, आपने तो कहा था कि दिया कभी नहीं बुझेगा, मुंह जीप पे दिया जलाओ, जीप पे कपूर रख के जलाओ। ये हमारी डेमोक्रेसी है। आपने जो कहा है उस चीज़ को आपको पूरा करने के लिए भी आपका दायित्व है, लेकिन हो सकता है कि कुछ सोशल सिचुएशंस में 4 चुनावी पार्टियों ने कुछ ऐसी मैनिफेस्टो तैयार की हो, उसमें से एक चीज़ किसी धर्म विशेष के लिए बुरी हो, आप समझ रहे हैं, किसी जाति विशेष के लिए बुरी हो। एक तरफ अगर अभी कोई आ जाए और ये कहे, आप ऐसे समझो, इंडिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को छोड़िए, एज ए टीचर आपको समझा रहे, कोई कहे हम बीफ को लीगल कर देंगे, बीफ को लीगल कर देंगे, तो जो हमारे देश में हिंदूवादी पार्टी है तो वो भी इसी डेमोक्रेसी का हिस्सा। वो क्या करेंगी, हमको टांग ले जाएंगी, कैसन रे, ऐसे करके उठा के ले जाएंगे कि ये तुम क्या क्या इसमें घुसा दिए, जो हमारे कल्चर के विरुद्ध है, जिसे हम माता कहते हैं, तुम उसके मांस को बेचना तुम लीगल कर रहे हो। तो फिर उनको अगर हम दूसरी डेमोक्रेसी से जोड़ के बताएंगे कि देखो यार वहाँ तो ये चीज़ होता है, खाने पीने में कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, जिसको जो खाना खाना दो यार, हमारा देश है, एटलीस्ट हम अपने आप की जिम्मेदारी रखते हैं। कहते हैं ना, वो महात्मा गांधी ने कहा था कि दुनिया में वो बदलाव बनो, जो दुनिया में वो बदलाव जो आप देखना चाहते हो, वो बदलाव सबसे पहले अपने अंदर लाओ। तो आप किसी धर्म को बदलने से पहले खुद को बदलो, अपनी सोच बदलो, धर्म तो धीरे धीरे आप ही से बना हुआ है। अब ये चीज़ थी, दुनिया के सैकड़ों देशों ने एक चोला ओढ़ लिया कि भाई हम भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हमारे यहाँ इलेक्शन होती है, हम जनता से वादा करते हैं, जनता के हितों की रक्षा करते हैं, लैपटॉप का वादा करते हैं, साइकिल दे देते हैं, साइकिल का वादा करते हैं तो टैबलेट दे देते हैं, और कोई वादा ना करे तो उनको सीधे घर उठा के दे देते हैं। ऐसे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स के लिए इस चैप्टर को समझना और सुनना बहुत ज़रूरी। अब देखो बच्चों, these democracy much different from each other in social sphere, their economic achievement and their culture. Clearly, what may be achieved or not achieved under each of democracy will be very different. एक चीज़ जहाँ भारत के डेमोक्रेसी में सही है, दूसरी डेमोक्रेसी में गलत हो सकता है कि बगल की कंट्री पाकिस्तान भी तो कहती है हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, कहती है ना, लेकिन आप यहाँ पे अगर आपके सामने अभी जनगण मन बज रहा है तो साइकिल से जाने वाले जाते रहते हैं, चलने वाले चलते रहते हैं, चंद पढ़े लिखे लोग वहाँ खड़ा होकर के साइलेंट अपने तिरंगे के सम्मान में खड़े हो जाते हैं। ये सही है या गलत है? लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं, इसी डेमोक्रेसी के आड़ में अगर उनकी राष्ट्रीय गान बजती है और वहाँ के लोग अगर कोई वहाँ से गुजर गए या उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो उनका गला काट दिया जाता है। हाँ, सही बोल रहा हूँ ना बच्चों, सुना है कि नहीं? मतलब एक अजीबोगरीब डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के आड़ में सब कुछ हो सकता है। मतलब अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डेमोक्रेसी यू कैन किल एनीवन, जस्ट व्हाई? बिकॉज दे वांट टू मतलब यू वांट देम टू फॉलो योर रूल्स एंड रेगुलेशंस, you don't let them to enjoy their life, to enjoy their thinkings. You just want that what you are thinking, you are in political party, you are in power, so whatever you are thinking, it should be followed by each and every person of the country. There should be no anyone to just be against you and your thoughts.
You don't want any oppositions. You don't want any person who should criticize you, who should become the critic of your thoughts. So democracy, what here it is written कि somewhere अगर हमारी डेमोक्रेसी है वो कुछ हद तक दूसरों के लिए अच्छी हो सकती है। एक डेमोक्रेसी में बनाया गया एक नियम दूसरे देश को बड़ा अच्छा लगेगा, यार भारत में ये चीज़ बड़ा अच्छा है, भूटान में ये चीज़ बड़ा अच्छा है, कनाडा में ये बड़ा अच्छा है, यूएस में ये बड़ा अच्छा है। और जब उसी चीज़ को आप जब अपने देश की आड़ में आकर के देखेंगे, कहेंगे हमारे यहाँ ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ तो प्रैक्टिकली किसी चीज़ का आपके यहाँ अप्लाई होना और उस चीज़ का आपके ऊपर बीतना दो अलग अलग चीज़ है। हमारे संविधान में जितनी बातें बाबा साहब लिख करके गए हैं, संविधान के नियम से अगर हमारा देश चलता तो हमारे देश में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के हिसाब से त्योहारों के दिन डिसाइड किए जाते हैं। एक ज़माना था इसी देश में, हम लोगों ने देखा है ईद बकरीद में लाइट जरूर रहती थी 24 घंटे, दिवाली को लाइट जरूर कटता था। ये वो पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनके लिए सिर्फ एक सिंगल कलर का चश्मा था, वो उनकी वोट बैंक थे, तो उनको सेटिस्फाई करते थे। कम से कम गनीमत है कि इस चैप्टर के ही सही माध्यम से आज मैं इस बात को एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि हमारे पास एक सरकार, कुछ कहते हैं बड़ा महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, इन लोगों के पास बच्चों कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता, उनको भी नहीं पता है शायद कि किसी भी चीज़ की रेट जो है वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी से पहले वो देश तय करते हैं जहाँ से वो चीज़ इंपोर्ट होकर के आती है। अगर वहाँ से वो चीज़ महंगी आएगी तो हमें महंगी मिलेगी। अगर सरकार उसको उस रेट के पाने के बाद अगर सस्ता बेचती है तो कहीं ना कहीं सरकार का अपना निजी वित्तीय घाटा होगा, और अगली बार जब कोई सरकार उसी पोजीशन पे पहुंचेगी तो उसको उतना कर्ज भरना पड़ेगा। जनता जब 200 रुपये का तेल ले रही है और अगर उसमें से सरकार 10 रुपये बचा रही है तो सरकार कर्ज में नहीं, और जिस दिन सरकार उसी तेल को 150 में बेचने लगेगी, 50 रुपये अगर प्रति व्यक्ति लॉस करेगी तो 150 करोड़ लगभग देश की आबादी होने वाली है। इस देश में आप सोचिए कितना, एक माचिस के एक पैसे के नुकसान से भी कई लाख करोड़ का नुकसान सालों में हो सकता है। ये मुफ्तखोर जनता आज तक ये नहीं समझी कि जब चीज़ों को सस्ता किया जाता है तो उस तरह से हमारा देश भी इकोनॉमिकली पीछे जाता है। चीज़ें महंगी होने से, सही रेट पे होने से हमारे देश की इकोनॉमी भी अच्छी होती है। अब देखिए, our interest in fascination for democracy often pushes of talking position that democracy can address all socio-economic and political problems। मतलब कुल मिला करके समाज के जितने भी अर्थ दुनिया जान इस तरह की व्यवस्था है उसको, प्लस राजनीतिक किसी तरह की समस्याओं के लिए हमारा डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा समाधान के तौर पर देखा है। If some of our expectations are not met yet, we start blaming the idea of democracy। अगर इनमें से कोई एक उम्मीद हमारी पूरी नहीं हुई तो हम तुरंत डेमोक्रेसी में गरियाने लगेंगे, हमारा देश ऐसा है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है, हमारे नेता ऐसे हैं। हमको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाता, संडे को मंडे बना देते, मंडे को रहने ही नहीं देते, ट्यूसडे में वेडनेसडे घुसेड़ देते, कुछ भी बोल देंगे। ये डेमोक्रेसी है। अपने अपने हिसाब से एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनते तो रात को दिन कहवा देते लोगों से, रात में स्कूल चलता, दिन में लोग सोते, ठीक अजीब अजीब टाइप के लोग। The first step towards the thinking carefully about the outcomes of democracy is to recognize that democracy is just a form of government। पहले तो ये चीज जानो कि डेमोक्रेसी कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक सरकार की प्रारूप है। सरकार हमारी कहती है भाई आप अपनी बातें हमसे कहो, बिजली नहीं मिली कहो, आपके ज़मीन को किसी ने हड़प लिया कहो, आपके खेत में कोई और घुस आया कहो, अपने खेत में आप खुद घुस गए वो भी कहो कि हम क्यों घुस गए, वगैरह वगैरह। ये तो हमारी डेमोक्रेसी का एक पहलू है। अब अपने ही खेत में घुस कर कह रहे हैं कि हम किसके खेत में जा रहे थे, ये भी एक आउटकम्स है। खैर, इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग, द सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशन एंड अचीव दोज गोल्स। और सर जाहिर सी बात है हमें उस चीज़ का फायदा उठाना चाहिए बच्चों। खैर, लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द थिंग्स वी कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए उन पे कुछ पहलुओं पे बात करते हैं। खैर, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब देखिए, विश्वसनीय, सही, उचित तरीके के मापदंड पे चलने वाली, वह पूरी चीज़ों को लेजिटिमेट मतलब जायज़ तरीके से कानूनन करने वाली गवर्नमेंट की विजन बात करें। अकाउंटेबल का तो मतलब बिल्कुल है कि मतलब हर चीज़ एकदम बही खाता एकदम प्रॉपर है, जो आ रहा है वो जनता तक जा रहा है। आज मोदी जी कहते हैं ना कि मैं 2000 भेजता हूँ तो सीधे किसान के खाता में डायरेक्ट जाता है। एक समय में कभी किसी ज़माने में कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर ने कहा था कि जब मैं केंद्र से 10 रुपया भेजता हूं तो जनता तक 1 पैसा पहुंचता है, बीच में 9 रुपया 99 पैसा सब पता नहीं कहाँ चल जाता है भाई।
तो उन लोगों को उस समय में आइडिया नहीं आया था कि बैंक अकाउंट खुलवा दें। पोस्ट ऑफिस तब भी था, चाहते तो तभी भी लोगों के नाम से ये सब चीज़ें की जा सकती थी। एक पुरुष आया, उसने ऐसा सोचा, विश्व स्तरीय सोच के साथ हमारे देश को कन्वर्ट कर दिया। आज हमारे देश में, हमारे देश की 80% से ज़्यादा आबादी डिजिटल हो चुकी है। आजकल तो आपको यकीन नहीं होगा, कितने तो ऐसे भिखारी होंगे जिनका फ़ोनपे और पेटीएम अकाउंट होगा। विश्वास करने, जिनको हम लोग कहते हैं, उनकी भी बड़ी बड़ी संघ है भाई। अभी मैं कुछ दिन पहले मैं गया था दिल्ली में, वहाँ पे मंदिर के पास पूरा वो लगा हुआ था, तो वहाँ पे दान के लिए, मतलब दान तो वो चीज़ है ना कि लाइक आप जेब से 10, 20, 50 मान डाल दो, बगल में QR कोड लगा हुआ था, नीचे लिखा हुआ था स्वेच्छा से फ़ोनपे पेटीएम करें, सब पे वैलिड है। मतलब दान भी डिजिटल हो चुका है, ऐसा नहीं है। आजकल आपने यूट्यूब पे एक थैंक्स बटन देखा, आप अपना पैसे से पहले थैंक्स में कुछ खरीद लीजिए, फिर मेरे जैसे गरीबों को 100-200 भेज दीजिए, ये भी एक सिस्टम है। तो अब धीरे धीरे आपकी करेंसी डिजिटल हो रही है और आप समय के साथ बदल रहे हैं। अब चलिए, there are something that democracy must provide. In a democracy we are concerned with ensuring that people will have the right to choose their rulers and people will control over the rulers. अर्थात डेमोक्रेसी का ये भी एक पहलू है कि कहीं ना कहीं हम चुनाव चाहते हैं और चुनाव में हमारे बीच का एक व्यक्ति चाहते हैं जो हमारा शासक और हमारी चीज़ों को सुने, समझे और देखे। Whenever possible, जब भी ये पॉसिबल हो एंड नेसेसरी, ज़रूरत पड़े, सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। हमें वो मौका मिले कि, अब सिंपल सी बात है, इसको बेस्ट एग्जाम्पल अभी किसान आंदोलन से लीजिए ना। किसान आम आदमी थे और एक तरफ सरकार थी, किसान वर्सेस सरकार हो रहा था। जनता जब एक जगह आकर के खड़ी हो गई कि नहीं, हम नहीं, ये चीज़ है, तो लास्ट में सरकार आई, मीटिंग किया, तमाम उनके नेताओं से मीट करके हमारी बातें सुनी गई और फाइनली जो भी होना था सरकार ने अपना डिसीजन वापस लिया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में हमारे पास ये पावर है कि हम अपनी बात को उनसे रख सकें जब भी ज़रूरत पड़े तो। दैट इफेक्ट्स देम ऑल। देयरफॉर the most basic outcome of democracy should that it produces a government that is accountable to the citizens and responsive to the needs and expectations of the citizens। यानी सर्वप्रथम फर्स्ट पॉइंट डेमोक्रेसी का आपका होगा कि हम एक अकाउंटेबल सरकार बनाते हैं जो जनता की सोच के लिए होती है और रिस्पॉन्सिव हो, यानी कि हम पे कोई तकलीफ आए, अभी आपका घर गिर जाए तो बोले नहीं, अगले बार के चुनाव में अगर वोट दिए ना तब तुम्हारा घर आकर के तब तक वहीं रहो गढ़ा में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। आज अगर यहाँ पर बाढ़ आ जाए, आज अगर यहाँ अर्थक्वेक आ जाए, आज अगर किसी तरह की मुसीबत हो, सरकार तुरंत वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ले कि इस जिला के इस शहर में यहाँ पे ये कैसे हुआ, तुरंत वहाँ जाइए और इमीडिएट उनको मदद करिए। तो ये ऐसी सरकार होनी चाहिए जो अकाउंटेबल हो और रिस्पॉन्सिव हो, यानी कि वो इस चीज़ को समझे, देखे और हमारी फीलिंग्स को इमीडिएट उस पर रिस्पॉन्स भी करे। दूसरा, बिफोर वी गो इनटू दिस क्वेश्चन वी फेस अनदर क्वेश्चन इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट। क्या जो लोकतांत्रिक सरकार बनाई जाती है वो एफिशिएंट मतलब प्रभावशाली है, मतलब कार्यशैली उसकी अच्छी है? Is it effective? Some people think that democracy produces less effective government. It is of course true that non-democratic rulers do not have to bother about deliberation in assemblies or worry about majorities and public opinion. अब देखिए, कुछ पीपल सोचते हैं कि डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, वो लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट मतलब बहुत कम प्रभावशाली गवर्नमेंट करती है तैयार। अब क्या है कि इट इज़ ऑफ कोर्स ट्रू दैट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स, वो लोग जो डायरेक्ट खानदानी रूप से राजा बन गए, उनको क्या मतलब है किसी असेंबली से, संसद से, भवन से, जनता क्या सोच रही। आज भी आपको पता है विश्व में कुछ मोनार्कियल कंट्रीज आज भी हैं, वहाँ पर अभी देखिए ना, एक तो नॉर्थ कोरिया है, वहाँ पे एक पागल शासक है वहाँ का, वो कभी कहेगा कि खाना पेट भर नहीं खाना है, कभी कहेगा घूमने नहीं जाना है। अभी कुछ दिन पहले उसके बाप का श्राद्ध था तो कह दिया पूरा देश में कोई वाइन नहीं पिएगा, कोई पेट भर भोजन नहीं करेगा, हंसना मना था, हंसते हुए अगर कोई देखा गया तो उसको तुरंत जेल में भर दो या गोली मार दो। अब बताओ, एक देश जहाँ पर आप को बीच बीच में ऐसे ऐसे महीने ला दिए जाते हैं कि जिस समय में आप हंस नहीं सकते, गलती से हंसते देखा गया तो वो आपकी आखिरी हंसी होगी। आप पेट भर खाने खाते देखेगा तो आखिरी बार आपका खाना होगा। ऐसा देश है। अब ये इसका दूसरा पहलू, तो उनको तो कोनो टेंशन है नहीं, आपको उठा के टांग के ले जाएंगे, आपका ही बिरयानी में ना खा जाएंगे खुद। बात समझ रहे ना, वो नरभक्षी है वो सब। खैर नॉन डेमोक्रेटिक रूलर, उनको कोई मतलब नहीं, बाप दादा राजा थे, उनको कोई मतलब नहीं, वो अपना अंगूर लेट के खाएंगे। खैर bother about deliberation assemblies and worry about majority। खैर so they can be very quick and efficient in decision making। चूंकि वो राजा है, अभी उनको मन किया कि संडे को बाजार रात भर खुलेगा, क्योंकि वो राजा है, वो किसी से पूछेंगे नहीं कि तुम रात में दुकान बंद करना चाहते हो या खोलना चाहते हो, तुमको आराम करना है या नहीं करना, नहीं, उनको क्या मतलब, वो राजा है ना।
तो उनको तो किसी असेंबली में जाना नहीं, किसी नियम और बिल को पास कराने के लिए। डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर कोई भी लॉ आती है तो उसको संसद भवन से गुजरना पड़ता है, लोकसभा से, राज्यसभा से, वहाँ के एमपीज और एमएलए एमएलसी जो भी हैं, सारे राजनीतिक जितने भी लोग और पोस्ट के लोग होते हैं वहाँ पर अपना विचार प्रस्तुत करते हैं कि नहीं। जैसे अभी एक छोटी सी भी अगर कोई चीज़ आएगी ना, अभी जो लड़कियों की शादी की एज को बढ़ाया गया, 21 किया गया, तो ऐसे नहीं था कि राजा है आज से इस देश में 21 साल की लड़की होगी तभी शादी होगी, ऐसा नहीं था। वो तुरंत उसके लिए एक नियम बनेगा, कमेटी बनेगी, लोग उसका प्रस्ताव बनाएंगे, फिर उसको लेकर के संसद भवन में जाएंगे, वहाँ पे पक्ष विपक्ष में वो बात रखी जाएगी, सब लोग सहमत होंगे, सिग्नेचर होगा, तो हमारी एक लॉ बन के आती है। डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी चीज़ ईजिली नहीं लॉ बन जाती है, उसको बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों से पास होना पड़ता है। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक पार्टी में मैं अगर राजा हूँ ये जगह का, मैं अभी बोलूँगा यहाँ से आज से सारे मंदिर रात में खोलेंगे और दिन में बंद रहेंगे। अब आदमी सोचेगा चल दिन भर सो लेते हैं, रात में मंदिर जाएंगे दर्शन करेंगे, और वो वहाँ पर कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि उनका कोई सुनने वाला नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। तो वहाँ पे जाहिर सी बात है, जिस जगह पे आपका कोई सुनने वाला नहीं होगा वहाँ डिसीजन आपकी बहुत तुरंत हो जाएगी, 1 मिनट के अंदर आपका डिसीजन होगा तुरंत, है कि नहीं। अब जैसे मान लो आपके पापा आपसे कहें सुबह 5 बजे उठने के लिए, और इसके लिए पूरे मोहल्ला में मीटिंग बैठाते हैं, आप बताइए जी आपका बच्चा कितने बजे उठता है? अच्छा 6:30 बजे उठता है, ठीक। अच्छा आपका बच्चा 7 बजे, अच्छा दोनों का एवरेज निकालिए तो क्या होता है? 6:15, ठीक है, मेरा बेटा 6:35 में उठेगा, एवरेज निकाल लिया हमने। समझ रहे ना, किसकी तरह, डोनर की तरह एवरेज निकाल रहे हैं। ऐसा तो होता नहीं है। या पापा बोलते हैं 5 बजे उठ तो उठ, सूत तो सूत, 5:05 हो गया तो ऐसा लगेगा कि फिर बस आखिरी है आपका। बेटे 5 मिनट की क्या कीमत होती है आपको पता है? 5 मिनट में देश बदल जाता है, सरकार बदल जाती है, हम बदल जाते हैं। 5 मिनट में वॉशरूम बदल जाता है, आदमी दूसरा उसमें चला जाता है, आदमी पहला वाला लाइन में रह जाता है, तमाम बातें। 5 मिनट की कीमत जानना है तो रेलवे के पास जाओ, रेलवे में देखो 1 मिनट से ट्रेन छूट जाती है, 2 मिनट से आदमी बाथरूम में छूट जाता है, 3 मिनट में ट्रेन खुल जाती है, फिर उसके रिश्तेदार उसको खोजते रह जाते हैं। यहाँ 1-1 मिनट की कीमत गार्जियन समझा एकदम डरा देंगे, जैसे लगेगा कि आखिरी बात फांसी। ठीक है, समय की कीमत होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन खुद से दूसरों से उम्मीद उतना ही करो जो खुद के लिए भी एप्लीकेबल हो, ये मेरी सोच है। अगर मैं खुद सुबह उठ करके 5 बजे अगर नहीं जग सकता हूँ तो मुझे अधिकार नहीं है कि मैं दूसरे को 5 बजे डंडा करके कहूँ उठ। यही डेमोक्रेसी है बच्चों। डेमोक्रेसी में आप कुछ करो ना करो ज्ञान जरूर दे सकते हो, बिंदास ज्ञान दो। 4 बजे उठ जाइए, टहलने निकल जाइए, कुत्ता आपको काट लेगा, आप कुत्ते काट लेना, दोनों लोग एक दूसरे काट लेना, अगले दिन से ना आप निकलोगे ना कुत्ता निकलेगा, दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व। पड़ोस में कुछ दिन पहले अभी एक आदमी कहे, पहले हम सुबह 4 बजे उठ जाते थे भैया, 4 बजे हम 4 से 6 2 घंटा पूरा शहर का एक राउंड मार लेते थे। एक दिन हमको कुत्ता काट लिया, तब से हम 6 बजे निकलने लगे। तो दूसरा का आदमी बोला कुत्ता काट लिया, हमको भी 3 बार कुत्ता काटा था, बोला 4थी बार काटेगा तो हम खुद ही उसको काट लेंगे। इस तरह से हम रोज निकलते थे, कुत्ता से चिन गए हमको, अब वो भी हमारे साथ टहलने जाते हैं। ये है डेमोक्रेसी। अपने अपने विचार किसी भी रूप में आप प्रस्तुत करिए, खैर वो एक अलग चीज़ है। तो क्विक डिसीजन मेकिंग सरकार चाहिए तो नॉन डेमोक्रेटिक सरकार की तरफ जाइए या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की तरफ जाइए। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, सो सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस। भाई यहाँ पर सबसे मेल जोल बढ़ा करके आज अगर हम कोई भी नियम लाते हैं तो हम कहेंगे बाबू थोड़ा सा आप बताओ ना यार, सही है कि नहीं है, आप बोलो, आप थोड़ा बताओ। अच्छा विपक्ष से भी बैठ करके साहब आप भी बताइए, हम सरकार भले चला रहे हैं, आप हमारी विपक्ष में बताइए, ये नियम बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो डेमोक्रेसी में चीज़ें सबको लेके चलना है, इस वजह से थोड़ी सी स्लो होती है। अब यहाँ पर आज रिजल्ट आया, नहीं हुआ, बच्चे तुरंत मसाल लेकर के रेल फूंक देंगे, ट्रेन फूंक देंगे। अभी कुछ दिन पहले रेलवे में जो हंगामा हुआ था आपने देखा था, वैकेंसी की वजह से लोग जगह जगह ट्रेन फूंक रहे थे। अरे हमको ये नहीं समझ में आ रही है कि अगर सरकार गलती की है तो पब्लिक प्रॉपर्टी को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो यार। डेमोक्रेसी कहीं ये थोड़ी हमें कहता है कि हम तो डेमोक्रेसी हमें ये थोड़ी कहता है कि भाई आप कहीं भी एकदम, देखिए वो सब चीज़ें चलती रहती हैं, हम लोग अपने फ्लो में हैं, लोग हमें याद करते रहते हैं, हम उनको याद करने दें, कोई बात नहीं, मरेंगे नहीं, जीवित रहेंगे। सो यहाँ तक मतलब एक छोटा सा आपको एक पहलू बता दिए हैं। इस पहलू के अंतर्गत आपको ये चीज़ें बहुत क्लियरली मतलब अपने माइंड में सेटअप करके रख दिया गया है कि डेमोक्रेसी में चीज़ों को बड़ा फास्ट नहीं सोचना चाहिए। नाउ आई एम इन टीचिंग कैरेक्टर। इस समय न मैं किसी का बाप हूँ, न बेटा हूँ, न भाई हूँ, न दोस्त हूँ, न मित्र हूँ।
अभी मैं अपने आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में हूँ, डेमोक्रेसी मेरा, मैं भारतीय, अभी जान दे दूंगा, जान ले लूंगा, बीच में मत बोलो, ठीक है। लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। इमेजिन अ गवर्नमेंट दैट मे टेक डिसीजन वेरी फास्ट। चलो एक गवर्नमेंट का एग्जांपल ले लो, बहुत जल्दी जल्दी सोचती है, ठीक है, बट इट मे टेक डिसीजन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय पीपल, मे देयरफॉर फेस प्रॉब्लम्स। कुछ दिन पहले किसान आंदोलन का हुआ था मसला, भाई सरकार जल्दी जल्दी से अपना कुछ सिस्टम बैठा, अपना तुरंत बना करके एक नियम ला दी कि भाई आपको पता है लॉ अच्छी तरह से कि किसानों के प्रति जो बिल पास हुआ था। अब इसमें क्या हुआ कि कुछ किसान के नेता जो थे उनको भाई चुनाव मालूम था कि भाई नजदीकी चुनाव 2022 में यूपी में चुनाव होने वाला, इन्होंने सोचा यार इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाते, 5-5, 6-6 राज्य की चुनाव होगी, 2022 में इलेक्शंस आएंगे, क्यों ना चलो इसमें अपना रोटी सेकते, एक बड़ा नेता बन जाएंगे, 10, 20, 50 इंटरव्यू हमारे हो जाएंगे, हमारे भी कुछ सीट निकल जाएगी, हमारे भी कुछ विधायक और नेता हमारी गोद में खेलने लगेंगे, फिर इस तरह से हमारे पास भी गाड़ी होगा, साइकिल से चलते हैं सीधे फरारी पे आ जाएंगे हम। इस सोच से कुछ लोग इसमें टिकट जैसे लोग नाम लेकर के बता रहे हैं, राकेश टिकट जैसे घटिया लोग इस आंदोलन को न समझे और उन्होंने एक मजाक बना करके रख दिया। खैर अब यहाँ पर डिसीजन को लोगों ने कहा कि सरकार ने बड़ी जल्दबाजी में डिसीजन लिया, जबकि वो बेवकूफ़ थे, विपक्ष तब भी थी, और विपक्ष अच्छी तरह से ये बात जानती है कि जो लॉ पास हुआ था उस समय में वहाँ पे उस राज्यसभा लोकसभा के अंदर में सारी पार्टी के सांसद रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि हवा में एकदम से न्यूज आया कि अगले दिन दूसरे पार्टी वाले कह रहे हैं अच्छा यार ऐसा लॉ कब आ गया। भाई संसद भवन में जब वो लॉ निकला होगा तो आप सभी लोग वहाँ रहे होंगे। कोई भी नियम ऐसे नहीं बनता कि जिसमें सिर्फ रूलिंग पार्टी जानती है और अपोजिशन नहीं जानती है, जानते तो सब है। तो तब आप लोग उस समय बखेड़ा खड़ा कर सकते थे, उस समय उसके लिए संसद भवन में आप ना कर सकते थे, आप उसको पावर में नहीं आने देते, लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे। आप पहले उसको बाहर लाने दोगे, फिर जनता के बीच जाओगे, उनकी सिंपैथी लोगे, हमदर्दी लोगे, लोगों को ये बताओगे कि हम तुम्हारे नेता हैं। ये करने का मौका तो तभी मिलेगा ना जब आप किसी गलती, अगर हमें ये पता, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, आप मेरे सामने बैठो, मैं अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे तत्काल बताओगे कि 1 महीना बाद मेरी वीडियो में ये देखा सर 3:52 पे आपने क्या बोला था सर, बताइए। अब हम बोलेंगे यार ये उस समय क्यों नहीं बता सकते थे, लाइव वीडियो में क्या हमको कैमरे में से कुछ निकल के हमको काट लेता क्या। गलतियां तो हो सकती है ना, गलतियों से सीखा, पूरी दुनिया गलती है भाई सब जगह। तो आप किसी संसद भवन में आप बैठे तो वहाँ पे जो चीज़ें आ रही हैं आप उसका विरोध वहीं तत्काल करो ना, जनता तक आकर के तुरंत बताओ क्या संसद भवन में ऐसा हो रहा था, ये चीज़ अच्छी नहीं है। जनता तब विरोध करती तो समझ में आता, तुरंत कैंसिल हो जाता। लेकिन जब एक लॉ बन जाती है तो इतनी आसानी से वो कैंसिल भी नहीं होती, फिर उसको उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इन लोगों का कहने का मतलब है कि प्लास्टिक डाला कुर्सी बन के निकल गई, अब हमको कुर्सी पसंद नहीं आई, वापस इसको हमको जो है ना इसका फुटबॉल बना के दो। कैसे यार, कोई मतलब है लॉ के साथ खिलवाड़ करना। खैर तो अब उसके बाद प्रॉब्लम, इन कंट्रास्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर बिफोर अराइविंग अ डिसीजन। जाहिर सी बात है, मैंने समझा दिया। But because it has followed procedure, its decisions may be both more acceptable to the people and more effective। जाहिर सी बात है, अगर सोच समझ के आप फैसला लेंगे तो वो सबके हित में होगा, आपके भी हित में होगा, जनता उसको समझेगी भी, उसका सम्मान भी करेगी और वह लोगों के लिए असरदारक भी होगा। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इज परहैप्स वर्थ इट। थोड़ा सा टाइम तो लगता है लेकिन एकदम पैसा वसूल नियम बनते हैं धीरे धीरे। अब चलिए इसके दूसरे पहलू, नाउ लुक एट द अदर साइड। डेमोक्रेसी इंश्योर्स द डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। यानी कि डेमोक्रेसी ही वो चीज़ है, लोकतंत्र ही वो चीज़ है जो ये इंश्योर करती है कि जो चीज़ बना वो नियम के साथ, कानून के साथ बनाया गया। सो सिटीजन हु वांट टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर कैन फाइंड दिस आउट। अगर आज बच्चों आपको किसी भी नियम में सरकार की अगर कोई दिक्कत है तो आपके पास RTI फाइल करने का अधिकार है। आप तुरंत RTI एक्ट के अंतर्गत आप सरकार से पूछ सकते हैं। अभी आपकी इच्छा हो ना बच्चों, अभी आप जानना चाहो कि उत्तर प्रदेश में गन्ना के किसानों का कितना भुगतान हुआ, आप सरकार से जवाब चाहते हो, आप डायरेक्ट RTI फाइल करो, आपको सरकार लिखित में चिट्ठी लिख के भेजेगी, फलना फलना मैम, फलना फलना सर, आप इस जगह पर रहते हैं, आपने ये प्रश्न पूछा था, उसका जवाब यह है। ये होता है डेमोक्रेसी की खूबसूरती, जहाँ पर आप सरकार से बनाए गए किसी भी नियम के पीछे का पूरा प्लान पूछ सकते हैं कि आपने कैसे प्लान किया कि लड़कियों की शादी 21 साल में होनी चाहिए, 18 साल ठीक तो था। तो सरकार, इसमें दो बातें हैं ना, असल में क्या था कि लड़कियों का बायोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है, 17-18 साल की एज में मैक्सिमम आजकल लड़कियां मैक्सिमम 11-12 में जाती हैं। आज के ज़माने के हिसाब से मिनिमम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना एक लड़की का हक है, तब जाकर के वो अपने पैर पे स्टैंड होगी। पहले हमारे कानून अलाउ करती थी, लोग 10-12 के बाद भेज देते थे, गए उसके ससुराल वाला पड़ेगा, वो वहाँ पे बर्तन माज रही है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, विम बार की चमकती हुई सफ़ेदी, पतंजलि का पावर बीटा खा करके। अब कम से कम 21 साल होने से लड़की अपना पूरा एटलीस्ट ग्रेजुएशन पार कर लेगी,
एक एजुकेटेड उसका एक ये भी होगा, बायोलॉजिकली उसकी बॉडी और अच्छी मैच्योर हो जाएगी। 18 साल और 21 साल में फ़र्क होता है। बायोलॉजिकली उसकी बॉडी कंसीव करने के लिए और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, वो अच्छी हो जाएगी कुल मिला करके। उसके जीवन के साथ रिस्क फैक्टर कम हो जाएंगे, उसका एजुकेशनल फैक्टर बढ़ जाएगा, वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप जानना चाहें तो आप एक RTI डाल करके पूछ सकते हैं सरकार से कि 18 की जगह 21 क्यों किया। जवाब कुछ ऐसा ही आएगा मेरे ख्याल से। खैर ये अलग बात है। सो आप इसमें आप सारी चीज़ सी हैज़ द राइट एंड द मीन्स ऑफ एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब हमारे पास वो पूरा है कि हम उस प्रोसेस को जान सकते हैं। दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी, इसी को हम पारदर्शिता कहते हैं, कानून में पारदर्शिता। दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यही अगर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती ना, कोई नियम आ जाता तो आप किससे पूछते? राजा आपको बताने से रहा, कोई मंत्रिमंडल है नहीं, कोई RTI जैसी चीज़ है नहीं, तो आप किससे पूछते? तो आप एक बच्चों बेसिक डिफरेंस बता सकते हो कि डेमोक्रेसी का एक मतलब है कि हमारे पास उस कानून को जानने का भी अधिकार है, समझने का भी अधिकार है, और वह कानून अगर हम पर अप्लाई किया गया तो उसको ये भी समझना कि हम उसमें कहाँ सही और कहाँ गलत है। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होती। क्विक डिसीजन होता है, एक आदमी गोली मार दो। अब ये नहीं मालूम है कि उस घर में 21 लोगों में 20 लोगों के परिवार में वो अकेला कमाने वाला है, उसने अगर चोरी गलती से कर ही दी तो थोड़ी सी सजा दे करके उसको छोड़ देते तो शायद उसके परिवार की रोजी रोटी बनी रहती। राजतंत्र में सजा दी जाती है, सोचा नहीं जाता है, और लोकतंत्र में सोचा जाता है तभी सजा दिया जाता है। इसी कारण से हमारे देश में बड़े से बड़ा चोर, डाकू, डकैत कुछ भी हो, उसको मौका मिलता है एक बार सुधरने का। ये लोकतंत्र है कि चल तूने गलती कर दिया, अगर तूने एक्सेप्ट किया तो फाइन भर और आगे से अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर। ये डेमोक्रेसी है जो हमें दोबारा अपनी सोच बदल करके, अपनी जीवन शैली को बदल करके जीने का मौका देता है, जबकि लोकतंत्र में ऐसा, राजतंत्र में ऐसा कुछ नहीं है। इसके अगली पार्ट में हम लोग ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।